Hello and welcome to UPSC Prep World. This is the lecture number 6 in the Environment and Ecology series for UPSC CSC preparation. In the last class we studied about biogeochemical cycles and ecosystem services. तो हमने देखा था कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और हमने कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ा था। और इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी सर्विसेज के बारे में हमने देखा था। और इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी एंड बायोटिक इंटरेक्शंस। तो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी क्या होता है? इट रिफर्स टू द जनरेशन ऑफ बायोमास इन अ गिवन इकोसिस्टम। तो जो बायोमास जो हमारा जनरेशन होता है एक इकोसिस्टम में, उसको इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और इट कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? इट रिफर्स टू द बायोमास जनरेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ये जो जनरेशन ऑफ बायोमास होता है वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जो ऑल द प्रोड्यूसर्स मतलब ऑल द ऑटोट्रॉप्स ऑफ एन इकोसिस्टम, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? इट रिफर्स टू द बायोमास जनरेशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ दैट इकोसिस्टम। तो किसी इकोसिस्टम में जो जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उनके द्वारा जो बायोमास जनरेट किया गया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इट कैन बी एस्टिमेटेड आइदर इन ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू मतलब जो टोटल बायोमास प्रोड्यूस हुआ उसको ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। और नेट वैल्यू मतलब जो टोटल बायोमास प्रोड्यूस हुआ उसमें से कुछ लॉसेस भी हुए होंगे, जैसे रेस्पिरेशन लॉसेस। तो उस टाइप के जो लॉसेस हो जाते हैं उनको अगर हम अकाउंट में ले लेते हैं तो वो हो जाता है नेट वैल्यू, नेट प्रोडक्टिविटी। तो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी में हमने देखा कि एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है जो कि सारे ऑटोट्रॉप्स का होता है। दैट इज इकोसिस्टम द बायोमास जनरेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है द बायोमास जनरेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय ऑल द कंज्यूमर्स, उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और फिर उसमें हमने देखा कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, जो कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में भी हम देखेंगे कि ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमको मिलेगा। और प्रोडक्टिविटी जो होता है वो हम देखेंगे कि लोअर लैटिट्यूड यानी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, जो लोअर लैटिट्यूड एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्टिविटी जो होता है हायर होता है हायर लैटिट्यूड से। जैसे कि पोलर एरियाज़ जो हो गए, हायर लैटिट्यूड एरियाज़ जो हो गए, वहाँ से। ऐसा क्यों होता है? हम देखेंगे कि जो हमारे टेम्परेचर जो होते हैं वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में जो होते हैं वो फेवरेबल होते हैं बायोमास प्रोडक्शन के लिए। तो वहाँ पर भी जो प्रोडक्टिविटी होगा वो हमारा हमेशा जो है पोलर एरिया से प्रोडक्टिविटी हायर होगा। उसी तरह प्रोडक्टिविटी ऑफ लोअर अल्टीट्यूड, जो ग्राउंड लेवल या जो थोड़े मोड़े हायर लेवल पे हैं, उनका प्रोडक्टिविटी जो है प्रोडक्टिविटी ऑफ हायर अल्टीट्यूड से ज़्यादा होगा। हायर अल्टीट्यूड मतलब जैसे माउंटेन पीक्स हो गए, तो वहाँ पे क्या है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, जो बायोमास प्रोडक्शन हो, वो कम होता है। वो कम क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कंड्यूसिव नहीं होते हैं प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए लोअर लैटिट्यूड में हायर प्रोडक्टिविटी देन हायर लैटिट्यूड, और उसी तरह लोअर एल्टीट्यूड में हायर प्रोडक्टिविटी देन हायर अल्टीट्यूड। तो कुछ इकोसिस्टम्स होते हैं जैसे कि जिनकी प्रोडक्टिविटी हायर होती है, किसी की मीडियम लेवल में होती है, और कुछ लोअर प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम्स होती है। तो जैसे हायर प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम्स में हम देखते हैं कि जैसे सॉल्ट मार्सेस,
या जो एस्चुरीज होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। ये नंबर्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस हमको सीक्वेंस देखना ज़रूरी है कि एस्चुरीज या सॉल्ट मार्शेस जो होते हैं ये इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है ये हाईएस्ट होती है। फिर मैंग्रोव्स हो गए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, कोरल रीफ्स हो गए, ये सब हायर इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी में आते हैं। और मीडियम जो होते हैं, मीडियम प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम्स होते हैं, जैसे ग्रासलैंड्स हो गए, लेक्स हो गए, फार्मलैंड्स हो गए। और ओवरऑल जो अर्थ होता है हमारा, उसकी जो एवरेज जो होता है वो भी मीडियम प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम्स में आता है। फिर ओशियंस हो गए, तो ये सब मीडियम प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम्स में आते हैं। फिर लोअर प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम्स जो होता है, जैसे कि डेजर्ट, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, परमाफ्रॉस्ट रीजन, तो ये सब जो रीजन्स हैं यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो इसका ये एक चार्ट्स के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम जैसे हमारे ये एस्चुरीज, स्वैम्स, मार्शेस, मैंग्रोव्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके बाद फिर मीडियम प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम्स में हमारे आ गए ग्रासलैंड्स, फिर एग्रीकल्चरल लैंड, फार्मलैंड जिसे हम बोलते हैं, फिर ओशियंस। उसके बाद फिर और लोअर प्रोडक्टिविटी में आ गए डेजर्ट, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, एक्सट्रीम परमाफ्रॉस्ट, ये सब। तो अब ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो अर्थ पे जो भी इकोसिस्टम्स होते हैं उसमें अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में ओपन ओशियंस जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 24% ऑफ अर्थ्स टोटल नेट प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो अर्थ का 22% अर्थ्स टोटल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये क्यों होता है? जबकि हमने देखा है कि ओपन ओशियन जो होते हैं वो उनकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो मीडियम रेंज में आती है, लेकिन जो ओपन ओशियन होते हैं डिस्पाइट बीइंग मच लोअर रेट ऑफ एनपीपी, ये इनका एरिया इतना ज़्यादा होता है कि ये ओवरऑल अगर टोटल प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में देखें तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी में चले जाते हैं। और उसी तरह टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं उनका भी एक्चुअली काफ़ी एरिया बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए ये भी 22% ये कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में, और एंड सो ऑन। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है वो 66% ऑफ अर्थ एनपीपी प्रोवाइड करता है, और रेस्ट जो है मरीन इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। तो अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो ओपन ओशियन फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकंड पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर थर्ड पे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, उसके बाद ग्रासलैंड्स हो गए, कॉनिफर्स हो गए, एग्रीकल्चरल फील्ड हो गए, और डिक्रीज होते जाता है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो इसको 5 सेकंड देता हूँ, इसके आंसर को कमेंट करिएगा। तो देखिए डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी बोला है, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा प्रोडक्टिविटी जो हमने अभी पढ़ा था वो क्या होता है। प्रोडक्टिविटी होता है बायोमास जनरेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हमने देखा था कि जो प्रोडक्टिविटी का जो सीक्वेंस था उसमें सबसे पहले एस्चुरीज थे, फिर मैंग्रोव्स थे, उसके बाद फिर ये हायर प्रोडक्टिविटी में थे, फिर उसके बाद हमारे मिडिल जो प्रोडक्टिविटी थे उसमें ग्रासलैंड्स, फार्मलैंड्स, लेक्स, और उसके ये मीडियम बोल सकते हैं। उसके बाद फिर ओशियंस भी था इसी में। उसके बाद फिर हमारे थे परमाफ्रॉस्ट, डेजर्ट एट्सेट्रा। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है सी होगा, मैंग्रोव्स, देन
ग्रासलैंड्स, देन लेक्स, देन ओशियंस। अब इसमें एक कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है कि अगर आप ओवरऑल प्रोडक्टिविटी का जो हमने रैंकिंग देखा उससे आप अगर इसको कंफ्यूज कर जाएं तो वो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो आपको बताता है कि एक इकोसिस्टम अर्थ के टोटल प्रोडक्टिविटी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, ना कि आपका प्रोडक्टिविटी इटसेल्फ वो बता रहा है। प्रोडक्टिविटी जो है वो आपका एक रेट है और ये जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी का जो कंट्रीब्यूशन था वो अलग था। तो इससे आप कंफ्यूज मत करिएगा। प्रोडक्टिविटी अगर बात हो रहा है तो एक रेट ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, ना कि प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है। जैसे कि ओशियन जो है 24%, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो 22%। तो ये इसकी बात नहीं हो रही है, ये आप कंफ्यूज मत करिएगा। प्रोडक्टिव मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity by bringing the first decomposer microorganisms to the surface, nutrients to the surface, bottom dwelling organisms to the surface. तो which of the following is are correct? 5 सेकेंड देता हूँ, कमेंट्स में आंसर करिए। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं ये क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट, ओशियन जो है ये हमारा होता है मीडियम प्रोडक्टिविटी जोन है, लेकिन इसी ओशियन में कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो क्यों होता है? जैसे ओशियन में एक मरीन अपवेलिंग जोन्स होते हैं। तो अपवेलिंग जोन्स होते हैं, जैसे ये हमारा मान लीजिए ओशियन है, तो यहाँ पे अपवेलिंग जोन्स होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि बॉटम से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये अपवेलिंग होके सरफेस पे आ जाते हैं और उस सरफेस पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनको ये न्यूरिश करते हैं और जिसके कारण फाइटोप्लैंक्टन्स का जो प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो एरिया जो होते हैं मरीन अपवेलिंग जोन्स होते हैं वो बहुत हाईली प्रोडक्टिव एरियाज़ हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो आंसर होगा इसका आंसर होगा सेकंड। दूसरा, जैसे डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरफेस पे आते हैं, नहीं ये नहीं है। बॉटम डवेलिंग ऑर्गेनिज्म सरफेस पे आते हैं, नहीं। ये जो भी जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं, बस ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बायोटिक इंटरेक्शंस। तो ये बायोटिक इंटरेक्शंस क्या होते हैं? इट इज़ द इफेक्ट दैट अ पेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन ए कम्युनिटी हैव ऑन ईच अदर। तो ये एक तरह का रिलेशनशिप दिखाने का तरीका होता है और ये इफेक्ट कैसे एक दूसरे को करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इकोसिस्टम में, उसके दिखाने के लिए हम बायोटिक इंटरेक्शंस का हेल्प लेते हैं। दे कैन बी आइदर ऑफ द सेम स्पीसी और डिफरेंट स्पीसीज। तो ये इंट्रा स्पीसीज भी हो सकता है, इंटर स्पीसी भी हो सकता है। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बायोटिक इंटरेक्शन जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब समझते हैं। देखिए यहाँ पॉजिटिव का लिखा है मतलब बेनिफिटेड, नेगेटिव मतलब हार्म्ड, और एक ज़ीरो होता है जो हमने लिखा है मतलब अनइफेक्टेड। तो जो इंटरेक्शंस होता है उसमें दो टाइप का इंटरेक्शन होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम देखेंगे कि जैसे म्यूचुअलिज्म, ये इंटरेक्शंस हैं। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीसीज़ में पॉजिटिव मतलब दोनों स्पीसीज़ को फ़ायदा हो रहा है, दोनों बेनिफिट हो रहा है। कॉमेंसलिज्म क्या होता है, जिसमें एक स्पीसीज़ को पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। कंपटीशन क्या होता है, जिसमें दोनों स्पीसीज़ को हार्म पहुंचता है। प्रीडेशन में क्या होगा, एक स्पीसीज़ को पॉजिटिव इंटरेक्शन मिलेगा, एक स्पीसीज़ को हार्म पहुंचेगा। पैरासिटिज्म में एक स्पीसीज़ बेनिफिटेड होगा और दूसरा हार्म पहुंचेगा। एमेंसलिज्म में क्या होगा, एक स्पीसीज़ को
नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचेगा, दूसरा अनहार्म होगा। और न्यूट्रलिज्म, ये दोनों अनअफेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से। तो ये बायोटिक इंटरेक्शंस के टाइप्स होते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा था म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म इज़ अ बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स, हेयर बोथ स्पीसीज डिराइव बेनिफिट। तो दोनों स्पीसीज़ का पॉजिटिव इंटरेक्शन मिलता है, इनको बेनिफिट मिलता है। तो म्यूचुअलिज्म दो टाइप के होते हैं, इट इज़ ऑब्लिगेटरी एंड नॉन ऑब्लिगेटरी। तो फर्स्ट जो है ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म, मतलब जैसे सिम्बायोसिस उसको कहते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो दोनों स्पीसीज़ होते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और दोनों का सर्वाइवल एक दूसरे पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल है लाइकेंस। तो लाइकेंस क्या होते हैं? ये फंजाई एंड एल्गे के मिक्स, जो दोनों मिल के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको लाइकेंस कहा जाता है। तो एल्गे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो फंजाई एज ए फूड सोर्स यूज़ करता है। तो ये न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई में हेल्प करता है। और फंजाई इन रिटर्न क्या करते हैं कि फंजाई इन रिटर्न इनको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक दूसरे का बेनिफिट करते हैं, इसलिए इनको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। इसी तरह हमारे कोरल रीफ्स में कोरल पॉलिप्स होते हैं एंड जूजेंथलेट होते हैं। ये एक तरह के एल्गे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जूजेंथले एल्गे है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये पॉलिप्स को, कोरल पॉलिप्स को कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और पॉलिप्स इसी दौरान इनके बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट भी आ जाता है। जब ये डिके और डेड हो जाते हैं तो वो रीफ्स का फॉर्म ले लेता है। और इन रिटर्न क्या होता है, पॉलिप्स जो है जूजेंथले के लिए इन्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली हमने ये पहले भी देखा है न्यूट्रिएंट साइकिल में, राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट, ये दूसरे के बीच में भी, दोनों के बीच में म्यूचुअलिज्म होता है, सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म होता है। इसमें क्या होता है, राइजोबियम जो है वो प्रोवाइड करता है एमिनो एसिड्स और एमोनिया लेगुमिनस प्लांट्स के लिए, जो कि वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये अमोनिया या एमिनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं। और फिर प्लांट्स जो है इन रिटर्न जो है ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर देयर कंजम्पशन, एसिड्स प्रोवाइड करता है, जो कि एनर्जी सोर्स होता है राइजोबियम के लिए। तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। प्रोटोकॉपरेशन, ये होता है नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। इसका मतलब कि जो दो स्पीसीज़ होते हैं वो इंडिपेंडेंटली भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं ताकि दोनों का सर्वाइवल जो है वो और एफिशिएंटली हो पाए। जैसे सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। इसमें देखिए ये जो टेंटिकल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं ये होते हैं सी एनिमोन, और ये है क्लाउन फिश। तो सी एनिमोन के पास होता है, जैसे इनके पास डंक होता है, स्टिंग्स होता है। तो ये क्या करते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनसे डरते हैं, इनके पास नहीं आते हैं। तो सी एनिमोन एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है क्लाउन फिश के लिए, क्योंकि क्लाउन फिश अगर सी एनिमोन का डंक उनको थोड़ा मोड़ा लग भी जाता है तो उनका म्यूकस मेम्ब्रेन इतना अच्छा होता है कि वो उसको डंक का असर नहीं होता है, और क्लाउन फिश उसमें आराम से सी एनिमोन में रह सकती है। और ज़ेब्रा फिश क्या करता है, वो सी एनिमोन को खाता है, लेकिन क्लाउन फिश के डर से सी एनिमोन के पास वो आ नहीं पाता है। तो ये एक दूसरे का हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन
प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के लिए, इसलिए ये दोनों का प्रोटो कॉपरेशन होता है। सेकंड है पिस्टल श्रिम्प एंड गोबीज। तो पिस्टल श्रिम्प और गोबीज का भी सेम रिलेशन है, ये एक दूसरे के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है एफिड्स एंड एंट्स। एफिड्स एक तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट के सैप को सक करते हैं और उसको एक्सक्रीट करते हैं, और ये एंट्स जो हैं वो उसके सैप को, एक्सक्रीटेड सैप को ये ड्रिंक करते हैं, और एंट्स जो हैं इससे अपना एनर्जी डिराइव करते हैं, और इन रिटर्न क्या होता है, एंट्स जो हैं इसको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, इसको बचाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो इन पे अटैक कर सकते हैं। इसी तरह ऑक्सीपेकर्स एंड लार्ज मैमल्स। तो ऑक्सीपेकर ये बर्ड होती हैं, ये क्या करती हैं, जैसे ये लार्ज एनिमल्स हैं इनके आईज़ में कुछ ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे रिसाइड करते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं और इनके बॉडीज़ पे भी होते हैं, तो ये क्या करती हैं, ये उन पे फीड करती हैं, तो उनका फूड भी मिल जाता है, और जो एनिमल्स बड़े बड़े मैमल्स होते हैं उनका जो है वो पैरासाइट से वो रिलीफ पा सकते हैं। तो ये एक दूसरे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। सेकंड है वूली बैट एंड पिचर प्लांट्स। तो वूली बैट क्या करते हैं, वो पिचर प्लांट्स के जो कवरिंग होता है उसमें अपना इन्वायरमेंट इनको मिल जाता है रहने के लिए, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे और एनिमल्स ज़्यादा आते नहीं हैं और आने से डरते भी हैं, क्योंकि पिचर प्लांट जो है कार्निवोरस होते हैं। और इन रिटर्न क्या होता है, जो ये वुली बैट्स होते हैं उनके जो ड्रॉपिंग्स होते हैं, एक्सक्रीटा जो होता है, ये न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करते हैं ये पिचर प्लांट के लिए। तो ये भी एक तरह का प्रोटो कॉपरेशन होता है। नेक्स्ट है कॉमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है कि वन पार्टनर इज़ बेनिफिटेड एंड अदर पार्टनर इज़ नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, तो वो अनअफेक्टेड रहता है। तो जो पार्टनर बेनिफिट मिल रहा होता है उसको कमेंसल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे ट्री एंड फ्रॉग। तो जैसे ये ट्री जो है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ्रॉग जो है अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए उस ट्री पे डिपेंड करता है। तो फ्रॉग को तो प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन ट्री को इससे कोई ख़ास बेनिफिट या कोई हार्म नहीं पहुंचता है। फिर कुछ कैटल एग्रेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो बफेलोज हुए या जो कैटल्स होते हैं वो फील्ड में चर रहे होते हैं, ग्रेजिंग कर रहे होते हैं, तो साथ में चलते जाते हैं। तो जो ग्रेजिंग करते समय बहुत सारे इंसेक्ट्स और जो हैं वो निकलते रहते हैं, तो उसको उस पर फीड करते रहते हैं। तो कैटल को एज सच इससे कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये जो कैटल इग्रेट हैं वो अपने फूड के लिए इनके साथ साथ चलते रहते हैं। सिमिलरली गोल्डन जैकल्स जो हैं वो टाइगर्स के आसपास ही घूमते फिरते रहते हैं, क्योंकि पता है उनको जब टाइगर जो है हंट करेगा, उनको अपने प्रे को जब खा लेगा, तो उसके बाद जो बचे खुचे हिस्से हैं उसको खाने के लिए ये जैकल्स फिर बाद में आ जाएंगे। तो ये भी एक तरह से टाइगर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जैकल्स के लिए ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है। उसी तरह शार्क है। शार्क के भी बॉडी पे सकर फिश और ये जो रेमोरा फिश होती है वो लगे रहते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए इसमें शार्क को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन ये फिशेस को छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ फूड जब शार्क फीड करती है। अगला टॉपिक है कंपटीशन। इसमें क्या होता है कि दोनों स्पीसीज़ को हार्म पहुंचता है। तो ये कंपटीशन पहली बात तो हम देखेंगे होता क्यों है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एटलीस्ट वन रिसोर्स, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, टेरिटरी हो गया, तो इस टाइप का रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन होता है और ये दोनों को हार्म पहुंचाता है। ये भी इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है। एक ही स्पीसीज़ अगर टेरिटरी या फूड के लिए आपस में लड़ रहे हैं तो वो हो जाता है इंट्रा स्पेसिफिक। और एक ही स्पीसीज़, जैसे अलग अलग स्पीसीज़ हो गए, जैसे ये हाइना एंड लायन अगर फूड के लिए लड़ रहे हैं, या जैसे वाटर रिसोर्स के लिए आपका ज़ीब्रा और विल्ड बीस्ट है वो आपस में लड़ रही है। फिर ग्रासेस एंड ऑल के लिए जिराफ्स, रैबिट, अदर डियर, ये सब अगर आपस में
लड़ रही है तो ये कंपटीशन होता है। इसी से रिलेटेड एक प्रिंसिपल भी है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, गॉसेस लॉ बोलते हैं उसको। इसमें देखते हैं क्या होता है। नो टू स्पीसीज विल ऑक्यूपाई द सेम नीश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नो टू स्पीसीज विल ऑक्यूपाई द सेम नीश का आप एक तरह से बोल सकते हैं फंक्शनल रोल, एट द सेम टाइम फॉर द सेम रिसोर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, एंड वन स्पीसी विल आउट नंबर द अदर इन कॉम्पिटिशन। इसका मतलब है कि किसी एक रिसोर्स के लिए एक ही टाइम पे दो स्पीसीज एक जगह पे नहीं सरवाइव कर सकती है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग रोल अपना ले लेंगे और या तो फिर एक स्पीसी दूसरा स्पीसी को आउट नंबर कर देगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि ये जो एक ट्री है उसमें एक टाइप ऑफ बर्ड है और वो वहाँ पे फीड कर रही है, लेकिन अगर इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे ये रेड स्पीसीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ, कुछ देर तक यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन होगा, क्योंकि दोनों का जो नीश है, फंक्शनल रोल है, सेम है। ये दोनों आपस में उसी लेवल पे लड़ाई करेंगे, कंपटीशन होगा। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, या तो ये दोनों आपस में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर ले कि एक यहाँ पर देख रहे हैं कि येलो स्पीसीज़ जो है ये ऊपर चली गई और नीचे भी चली गई जहाँ पे ग्रीनरी थोड़ा ज़्यादा थी, और ये रेड स्पीसी जो है बीच में अलग लेवल पे अपना फूड ले रही है। या तो ये हो सकता है, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों स्पीसीज़ आपस में ये रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं करती हैं तो एक स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। इसका मतलब है कि एक स्पीसी जो डोमिनेंट स्पीसी होगी वो क्या करेगी, दूसरे स्पीसी को एकदम ख़त्म कर देगी, उसको फीड करने ही नहीं देगी, और या तो वो वहाँ से चले जाएंगे या तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, वो एक्सक्लूजन जिनको बोलते हैं, एक्सक्लूड कर देंगे उसको वहाँ से। नेक्स्ट बायोटिक इंटरेक्शन है प्रीडेशन। तो प्रीडेशन इन्वॉल्व्स एन एक्टिव प्रीडेटर एंड पैसिव प्रे। तो प्रे जो है वो उस पर फीड करेगा प्रीडेटर, तो जो फीड करेगा वो प्रीडेटर है, जिस पे फीड करेगा वो प्रे है। जैसे चीता एंड डियर, इसमें चीता जो है प्रीडेटर है, ये डियर है, ये प्रे है। स्नेक एंड माइस, देखिए स्नेक जो है वो माइस पे फीड करता है। और हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स, इसमें प्रीडेटर है हर्बीवोर्स और प्लांट्स हैं प्रे। तो इसमें देखिए प्रीडेशन में क्या होगा, एक जो प्रीडेटर है उसको बेनिफिट मिलेगा और जो प्रे है वो हार्म्ड होगा। तो इसलिए या तो उसमें अब डायरेक्ट तुरंत डेथ भी हो सकता है, और प्लांट जैसा केस में वो डेथ नहीं भी हो सकता है प्रे का। लेकिन प्रीडेशन में यही होगा कि एक को पॉजिटिव बायोटिक इंटरेक्शन होगा जिसमें बेनिफिट मिलेगा, और सेकंड को नेगेटिव होगा जिसमें कि वो हार्म्ड होगा। नेक्स्ट टाइप होता है पैरासिटिज्म। इसमें एक को बेनिफिट मिलता है और दूसरा स्पीसीज़ को हार्म होता है। तो पैरासिटिज्म फीचर्स एन एक्टिव पैरासाइट एंड ए पैसिव होस्ट। इसका मतलब है कि इसमें जो पैरासाइट होता है जिसको बेनिफिट मिलता है वो एक्टिव होता है और होस्ट जो है वो पैसिव होता है। इन दिस इंटरेक्शन द पैरासाइट एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम इट्स होस्ट फॉर इट्स बेनिफिट while it harms the host. It doesn't necessarily result in the host death, लेकिन ये इन द लॉन्ग उसको अंदर से खोखला जरूर कर देता है। और कभी कभी एक तरह का पैरासिटिज्म ये होता है कि इसके भी दो तरीके होते हैं, एक होता है एंडोपैरासिटिज्म और एक होता है एक्टोपैरासिटिज्म। एंडो मतलब पैरासाइट जो है वो बॉडी के अंदर रिसाइड करता है, और एक्टोपैरासिटिज्म मतलब ये बॉडी के बाहर रिसाइड करता है। तो एग्जांपल्स के तौर पे हम जैसे देखेंगे कि टेपवर्म्स एंड राउंडवर्म्स, ये जो होते हैं बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर रिसाइड करते हैं, और वो क्या होता है, न्यूट्रिशन जो है वो हमसे लेते रहते हैं, और ये हमें हार्म करते हैं और हमको वेरियस डिजीज़ेस भी हो जाते हैं।
और वो अपने आप को ग्रो करते रहते हैं। तो ये एक टाइप का पैरासिटिज्म है। तो ये एंडोपैरासिटिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक्टोपैरासिटिज्म, जैसे ये डॉग है, इस पे बाहर में टिक्स और ये इनका ब्लड सक करते रहते हैं और इसी के बॉडी पे रिसाइड करते हैं, तो इसलिए ये एक तरह का एक्टोपैरासिटिज्म है। फिर अमरबेल होता है, जैसे अमरबेल होता है कसकट्टा जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं और उनसे डायरेक्टली न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। फिर एक तरह का अलग पैरासिटिज्म है, उसको ब्रूड पैरासिटिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा बचपन में कि कोयल जो है कौवे के घोंसले में अपना अंडा रख देती है और उसके बाद फिर जो कौवा है वो कोयल के अंडों को सेता है अपना अंडा समझ के। तो ये भी एक तरह का पैरासिटिज्म होता है, जिसमें कि एक फ़ायदा पहुंचता है कोयल को और नुकसान होता है कौवे को, क्योंकि कौवे का अंडा को ये कोयल जो है फोड़ देती है। तो पैरासिटिज्म तो हम देख लिए, और इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि जैसे ये मच्छर है, ये मच्छर जो एनोफिलिस मस्कीटो है, हम जानते हैं कि उसके काटने से हमें मलेरिया होता है और ये हमारे ब्लड पे फीड करती है। लेकिन क्या हम मस्कीटो को एक पैरासाइट बोल सकते हैं? थोड़ा सोचिए इसके बारे में। देखिए, पैरासिटिज्म का मतलब होता है कि वो हमारे से न्यूट्रिशन लेकिन वो हमारे बॉडी में, या जैसे ये टिक्स है वो बॉडी में रिसाइड कर रही है, टेपवर्म है वो बॉडी में रिसाइड कर रहा है, तो ये क्या होते हैं, वो बॉडी में हमारे रिसाइड नहीं कर रहे होते हैं। ये मच्छर जो है, वो जो फीमेल जो है एनोफिलिस मस्कीटो है, उसको जो हमसे ब्लड पे फीड करती है, वो जस्ट वो अपने प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट होता है उसको पूरा करने के लिए फीड करती है, क्योंकि वो जब उनको अंडे देने होते हैं तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए होता है। और जो मेल एनोफिलिस मस्कीटो है उनको ज़रूरत नहीं होता है, इसके लिए वो हमारे खून को नहीं चूसते हैं। तो ये जो मस्कीटो है ये एक तरह से सिर्फ फीड करती हैं और चली जाती है, बहुत छोटे टाइम के लिए फीड करती है और वो चली जाती है। और इन द मीन टाइम इस प्रोसेस में क्या होता है, इसके अंदर जो एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वो क्या होता है, वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है और वो हमारे बॉडी में रिसाइड करता है। तो जो असली में पैरासाइट है वो है ये प्रोटोजोआ, और ये मलेरिया का कारण है, ना कि ये एनोफिलिस मस्कीटो। और ऐसे भी ये हमारे बॉडी में रिसाइड नहीं कर रही है, ये जस्ट एक तरह से ये प्रोटोजोआ को दे रही है हमारे बॉडी में। तो इसको हम वेक्टर बोलेंगे, ना कि पैरासाइट। तो मस्कीटो इज़ अ वेक्टर, इट इज़ नॉट अ पैरासाइट। ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है एमेंसलिज्म। इसमें एक जो स्पीसी है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, वो हार्म होती है, और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट रिफर्स टू अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज वेयर वन स्पीसीज हार्म्स और रेस्ट्रिक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ अदर विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी नेगेटिव इफेक्ट और इंजरी ऑन इटसेल्फ। जैसे कि अगर मान लीजिए एक बड़ा सा ट्री है और यहाँ पे छोटा एक ट्री है, तो ये बड़ा ट्री का अगर शेड इस छोटे ट्री पे पड़ रहा है और इसको ग्रो नहीं होने दे रहा है ये बड़ा ट्री, तो ये बड़ा ट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ। तो ये एक तरह का एमेंसलिज्म है। एमेंसलिज्म जनरली दो टाइप के हम देखते हैं, एक होता है एलेलियोपैथी, एक होता है एंटीबायोसिस। एलेलियोपैथी क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ एलेलोकेमिकल्स बाय सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स और किल वर्म्स। तो जैसे ब्लैक वालनट हुआ, मैरीगोल्ड हो गया, नीम हो गया, यूकैलिप्टस हो गया, तो इस टाइप के जो ट्रीज़ होते हैं वो एक तरह का केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जो कि आसपास में उनके अदर प्लांट्स को और कुछ वर्म्स को भी ग्रो नहीं होने देता है, ताकि ये इनका ग्रोथ में दिक्कत ना हो। तो ये जो है एलेलियोपैथी कहा जाता है। दूसरा टाइप का एमेंसलिज्म होता है एंटीबायोसिस। ये होता है सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस
such as antibiotics by one species that suppresses the growth or viability of another species in the vicinity. जैसे एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस होते हैं या कुछ और डेंजरस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि दूसरे स्पीसीज़ को ये ग्रो नहीं होने देते हैं। एक स्पीसी ने सिक्रीट किया एंटीबायोटिक्स और दूसरा स्पीसी एंटीबायोटिक्स जैसे बैक्टीरिया का ग्रोथ हैम्पर करते हैं, सप्रेस करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जो एक फंजाई होता है पेनिसिलियम, वो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है उसको सिक्रीट करता है ताकि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया उस एरिया में ना हो पाए। तो उससे क्या होता है कि ये फंजाई जो होता है उसको कोई हार्म नहीं पहुंचता है और ये जो बैक्टीरिया है वो तो ग्रो ही नहीं हो पाता है, उसको हार्म पहुंचता है। तो ये एंटीबायोसिस हो गया। न्यूट्रलिज्म, जिसमें दोनों स्पीसीज़ एक दूसरे पे कोई इंटरेक्शन नहीं होता है और ये एक दूसरे पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं, ये दूसरे से अनएफेक्टेड रहते हैं। PYQ एक देखते हैं। If you walk through a countryside, you are likely to see some birds stalking alongside a cattle to seize the insects disturbed by the movements through grasses. Which one of the following are such birds? Painted stork, common myna, black-necked crane. क्या आंसर होगा कमेंट पे दीजिए। देखिए, दो टाइप के बर्ड्स होते हैं। एक तो जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कैटल एग्रेट, ये भी सेम काम करते हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्शंस दिया है उसमें पेंटेड स्टॉर्क ये रॉन्ग है, ब्लैक नेक्ड क्रेन ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इनका जो फीडिंग पैटर्न होता है वो अलग होता है। कॉमन मैना जो है ये आप देखेंगे कि जो हमारे कैटल्स होते हैं वो उनके साथ साथ घूमते रहती हैं, इनके पीछे पीछे ही घूमते रहती है ताकि ये इंसेक्ट्स जो भी वो जब चलते हैं तो इंसेक्ट्स जो भी मूवमेंट होने से उड़ते हैं उसको खा सके। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। तो आज हमने इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी देखा और बायोटिक इंटरेक्शंस कंप्लीट किया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी इकोलॉजिकल concepts like ecological niche, ecotone, ecological pyramids, etc. So do like and subscribe UPSC Prep World. Thank you.